Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बिना समय की बर्बादी करते हुए आइए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी पाचन तंत्र की। अब इस शब्द को ध्यान से देखा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ें मिली हुई हैं इसमें। एक तो मिला हुआ है भाई सिंपल डाइजेशन, जो बोलचाल की भाषा में कहलाता है पाचन, और दूसरा जो है वो है सिस्टम, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं तंत्र। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के पहले हम दो शब्दों को समझते हैं, वन इज डाइजेशन एंड सेकेंड इज सिस्टम। तो कहते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग लेते हैं, जो जटिल भोज्य पदार्थ लेते हैं, उसी को तोड़ के उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बांट दिया जाता है। मतलब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और टूट जाता है। तो आइए हम पहले ये समझें कि क्या ऐसा फूड में कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं और क्या उसका सबसे सिंपलेस्ट रूप होता है। तो आमतौर पे जो भोजन हम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, उसमें प्रोटीन रहता है मुख्य रूप से, और उसमें कुछ मात्रा में फैट या लिपिड रहते हैं। यानी हमारे भोज्य पदार्थ में इन तीन भाइयों की प्रधानता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट एक जटिल रूप है, ये जब टूटेगा तो इसका सबसे सरल रूप होगा ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होगा एंजाइम की सहायता से, तो सबसे सरल रूप में जो टूटेगा वो होगा ग्लूकोज। मतलब शरीर के एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ग्लूकोज के नीचे नहीं जा सकते हैं। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक वैसे ही अगर प्रोटीन टूटेगा तो वो एमिनो एसिड के रूप में टूटेगा, और फैट टूटेगा, लिपिड टूटेगा तो ये फैटी एसिड में टूटेगा, जिसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड इन्हीं तीन फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में और लिपिड फैटी एसिड में टूटता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, जहां कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है। और दूसरा वर्ड है सिस्टम। डाइजेशन को पढ़ने के पहले थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं। कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर जब बड़े काम को अंजाम देती हैं और एक डिसिप्लिन के साथ, तो इस तरीके के यूनिट के कलेक्टिव एफर्ट को हम सिस्टम कहते हैं। मतलब छोटे छोटे ढेर सारे कंपोनेंट हैं और वो मिल के एक ही मकसद के साथ काम कर रहे हैं। जैसे स्कूल एक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर को हम सिस्टम ही कहते हैं, क्योंकि माउस भी है, यूपीएस भी है, मॉनिटर भी है, तो सारे मिल के काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए अकेला मुंह नहीं है, अकेला स्टोमक नहीं है, अकेला इंटेस्टाइन नहीं है, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए अब थोड़ा एक चीज़ समझें जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, वो कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा मतलब ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम में किस तरीके के फिजियोलॉजी होती है। एक वर्ड आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, या हम सब के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। आइए इन दोनों का पहले मतलब समझें। सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमारे में जो डाइजेशन होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे जो डाइजेशन हैं हमारे सेल्स के बाहर, सेल के बाहर होते हैं। एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन होता है और फूड का डाइजेशन होता है। लेकिन कुछ अमीबा जैसे जीव भी हैं जो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं,
इनका डाइजेशन सेल के भीतर होता है। हमारा डाइजेशन, ह्यूमंस का डाइजेशन सेल के बाहर होता है, इसलिए द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर है ये पॉइंट? अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट उस मिलियन डॉलर टॉपिक की तरफ, विच इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किन चीज़ों से मिलके बना है। आपने तो पहले ही समझ लिया कि सिस्टम है भाई, तो इसका मतलब इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिली होंगी और सब मिलके काम कर रहे होंगे। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो लोगों की प्रधानता होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल वो रास्ता होता है, वो पासेज होता है जिससे होकर फूड आगे बढ़ता है। क्लियर? और दूसरा, जब ये रास्ते में फूड आगे बढ़ता है तो इसके स्वागत के लिए बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो फूल तो नहीं छिड़कती, अपने अपने सेक्रेशंस, एंजाइम्स को छिड़कती हैं, जिससे फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब हमारा ह्यूमन का बॉडी जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दो चीज़ों से मिलके बना है। वन इज एलिमेंट्री केनाल, जिसे हम कहते हैं आहार नाल, ये नाल और रास्ता जिससे फूड आगे जाएगा, और वो ग्लैंड्स जो रास्ते में अपना मदद के लिए कुछ ना कुछ स्राव छोड़ेंगे, एंजाइम्स भेजेंगे, पाचन ग्रंथि कहलाएंगे। तो कौन सा वो रास्ता है जिससे फूड आगे की ओर बढ़ता है? तो कहते हैं कि हमारे शरीर में माउथ एक स्टेशन है जहां से फूड की शुरुआत होती है। समझिए कि ट्रेन यहीं से खुलने वाली है और ये जाएगी कहां तक भाई? तो ये जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन तक। मतलब फूड को अपना सफ़र शुरू करना है मुंह से और पहुंच जाना है लार्ज इंटेस्टाइन तक। रास्ते में बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन आएंगे, उनके बारे में भी देख लेते हैं। माउथ के बाद आएगा फेरिंग्स, जिसे हिंदी में हम ग्रशनी कहते हैं। फेरिंग्स के बाद आएगा ओसोफेगस, जिसे हिंदी में हम ग्रशिका नली कहते हैं। ओसोफेगस के बाद आएगा स्टोमक, जिसे हम हिंदी में अमाशय कहते हैं। और उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। मतलब ये जो फूड है माउथ स्टेशन से शुरू होके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा और ये पूरा एरिया कहलाएगा एलिमेंट्री केनाल। इस रास्ते से फूड को भेजना है। सिर्फ भेजने से कुछ नहीं होगा। ये जो लोग हैं, हुआ दे, इसको बैक करते हैं। ये जो लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट, प्रीवियस में और भी हैं, नो नेक्स्ट में देखते हैं। ये जो लोग हैं जिन्हें हम पाचन ग्रंथियां कह रहे हैं, ये लोग अपना काम करेंगे। सबसे पहली ग्रंथि हमारे मुंह से ही शुरू हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, या इसी को आप कह देंगे सैलिवरी ग्लैंड। मुंह से ये भाई साहब सलाइवा, लार टपकाएंगे और ये लार हमारे भोजन में मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होके बहुत आसान कर देगा खाने को। सिर्फ अगर सलाइवा ना रहता ना तो हर बार खाने में हमारे मुंह और ये जो फेरिंग्स है सब छिल जाते। तो पहली ग्रंथि हो गई सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक और मदद के लिए आती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन भाई साहब का काम है कि आप थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर दीजिएगा, क्योंकि बिना इस जूस के फूड को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। रास्ते में एक और भाई साहब मिलेंगे जिनका नाम है लीवर। ये सबसे बड़े एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लगभग 1.25 किलो के 1.5 किलो को। इनको काम दिया जाएगा कि भाई थोड़ा आप बाइल जूस भेज दीजिएगा। अब मैं स्टूडेंट्स को इस वीडियो को 2 भाग में डिवाइड करूंगा। एलिमेंट्री केनाल आज के क्लास में फिनिश करेंगे और अगले वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात होगी, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा। लीवर के बाद एक और दोस्त हैं जिनका नाम है पैनक्रियाज। ये भाई साहब कहेंगे कि मेरे पास भी एक रस है, उस रस का नाम है पैनक्रिएटिक जूस। इस जूस को भी भोजन में मिला दो भाई, फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा।
फिर और लोग भी आएंगे, उसमें आएगा आपका इंटेस्टाइन जो कि भेजेगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के इस जूस से आंत्र रस निकलेगा, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। इस जूस की सहायता से फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो है वो दो भाग में बांट देते हैं। आज के क्लास में बात कर लेते हैं एलिमेंट्री केनाल की, और दूसरे क्लास में बात कर लेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो आइए बात करते हैं एलिमेंट्री केनाल के बारे में कि ये किस तरीके से फूड को पासेज कराता है और कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स बिगिन विथ एलिमेंट्री केनाल। अब आज के क्लास में हम पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं इस एलिमेंट्री केनाल के ऊपर, जिसे आप आहार नाल बोलते हैं, और ये किस किस रास्ते से जाएगा और क्या क्या संदेशा लेके जाएगा, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई जर्नी की शुरुआत होगी सबसे पहले मुंह से। माउथ जो है खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा भाई? क्योंकि इसके जो मसल्स होते हैं ना, ये वॉल्यूंट्री नेचर के मसल्स हैं। चाहिएगा तो खुलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर इनवॉल्यूंट्री रहते तो ऑटोमेटिक माउथ परमानेंट खुला रहता और जो काम होता वो होते रहता। तो माउथ जो है, इसके जो मसल्स हैं, ये अपने अंदर, माउथ के अंदर दो छोटे छोटे भाइयों को रखे हुए हैं। एक का नाम है टीथ और दूसरे का नाम है टंग। अब दांत और जीभ वाले जो रोल हैं, इनका अपना अपना कहानी है। दांत को कहा जाता है कि भाई जो फूड दिया जा रहा है उसको तू चबा, मैस्टिकेट कर। फूड का मैस्टिकेशन करना इनका काम है दांत का। अब ये हम लोग पढ़े हैं कि 32 गो दांत होता है। इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांतों की अपनी फॉर्मूले होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको बढ़ा के दांत पे नहीं आते हैं, दांत पे कभी अलग कुछ देख लेंगे। तो दांत का काम है भैया मैस्टिकेशन करना, फूड को मैस्टिकेट करना। और टंग जो है एक स्पून की तरह काम करता है, जो साथ साथ टेस्ट भी देता है। टेस्ट बड होते हैं इसके पास, तो ये टेस्ट देने का काम करता है। तो ये जो भी फूड हम लेते हैं वो मैस्टिकेट करके, चबा के खूब चबा चबा के आगे की ओर भेज दिया जाता है। आगे की ओर किसके पास भाई? तो माउथ के बाद के जो दूसरे भैया हैं उनका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ना, एक ऐसा दरवाजा है जिससे जो हम सांस लेते हैं वो भी जाता है, खाते हैं वो भी जाता है। मतलब एक कॉमन पासेज है जिससे माउथ से मैस्टिकेटेड फूड को लेके आगे जाना होता है। तो ये जो फेरिंग्स भाई साहब हैं, ये फूड को आगे लेके जाते हैं। यहाँ तक जो होता है ना, ये आपके वश में होता है। फूड को चबाना आपको पड़ता है, निगलने का काम आपको करना पड़ता है। यहाँ से एक बार आपने फेरिंग्स में फूड को छोड़ दिया, अब बार बार फूड बोलना भी ठीक नहीं लगता। जब तक थाली में था तब तक फूड था। जैसे ही उसको मैस्टिकेट करके चबा दिया तो अब ये बन गया बोलस। बोलस बोलस बन गया। इसीलिए खाते समय बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे ना तो बोलस नहीं बनेगा। तो बोलस बन गया भैया, फूड का छोटा छोटा रूप मैस्टिकेट कर दिया, चबा लिया, सलाइवा में मिक्स कर गया। फेरिंग्स के पास पहुंचाना अपना काम था, पहुंचा दिए, बोलस बन गया। अब भैया रिलैक्स हो जाइए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे की जो चीजें होंगी ना वो अब इसके आगे की जो चीजें होंगी ना वो इनवॉल्वेंट्री हो जाएंगी। इनवॉल्वेंट्री कहने का मतलब कि अब आपको कुछ नहीं करना है, मसल्स अपना काम खुद करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। कहां से? तो फेरिंग्स से आगे। फेरिंग्स से जब आगे फूड को लेके जाएंगे तो एक घटना घटेगी, जिस घटना को हम लोग पढ़ते हैं ये डेग्लूटेशन। ये जो डेग्लूटेशन भाई साहब हैं, इसमें हम फूड को क्या करते हैं ना, निगल लेते हैं। निगलना समझ लीजिए। अब इसको निगलते हैं तो अभी कहाँ से निकले थे? फेरिंग्स से। वहां तक तो वॉल्यूंट्री था सब कुछ। अब फूड चला गया हमारे इस भाई साहब के पास जिसका नाम है ओसोफेगस। अब यहाँ से बंटवारा हो जाता है
ऑसोफेगस भाई साहब फूड लेके जाते हैं और इन्हीं के सामने से एक ट्रैकिया भाई साहब हैं, ये विंड लेके जाते हैं। तो चूंकि हम लोग डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑसोफेगस के बारे में कह सकते हैं यही भाई साहब हैं जो फूड पाइप कहलाते हैं। ये ऑसोफेगस भाई साहब फूड पाइप कहलाते हैं और इनको सीधा यहाँ से जो ट्रेन खुली, फेरिंग्स के स्टेशन से जो ट्रेन खुली वो सीधा जाके रुकेगी ऑसोफेगस में नहीं, ऑसोफेगस के आगे जाके रुकेगी जिसका नाम है स्टोमक। स्टोमक जो है, एक बार फूड हमने निगल लिया तो हमारे पास क्या होता है ना, डायरेक्टली फूड चला जाता है स्टोमक में। कैसे चला जाता है भाई? तो देयर इज अ मूवमेंट, और ये वर्ड भी बहुत कॉमन होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, इस मूवमेंट के जरिए फूड जो है ना, पेरिस्टालसिस क्या है सर, अब ये नया कहाँ से आ गया? तो भैया एक तरीके का इनवॉल्यूंट्री एक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, ये नेचुरली चलेगा। नंबर 2, एक वेव लाइक मोशन डेवलप होगा और फूड जो है आराम से नीचे की ओर ऐसे उतर जाएगा। किसके वजह से? इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। एग्जाम में आए पेरिस्टालसिस तो समझ लीजिएगा एक इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट है जहां पे मसल्स जो होते हैं एक वेव लाइक प्रोजेक्शन डेवलप करते हुए फूड को नीचे पुश कर देते हैं, सीधा भेज देते हैं स्टोमक में, और ये पूरा हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के पाथ पे मिलेगा। ये आपको कुछ नहीं करना, वरना इतना टेंशन होता तो खाते भी चबाते भी फिर सोचते कि अभी कहाँ है, तो फेरिंग्स में, अब तो ऑसोफेगस में, अब शायद स्टोमक में। आपको नहीं सोचना है, आप बस मैस्टिकेट करिए, बोलस बनाइए और रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि अब इनवॉल्यूंट्री एक्शन होगा, पेरिस्टालसिस होगी और फूड पहुंच के चला जाएगा जहां पे जाना है। कहाँ जाना है? तो पहला स्टॉपेज है, स्टोमक स्टॉपेज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोमक। फूड को मैंने पहुंचा दिया कहाँ तक भाई? तो वहां तक जहां इसे जाना था। स्टोमक जो है ना, पहला एक तरीके से समझिए कि स्टोरेज सेंटर है। जो भी फूड आएगा, जैसे आप घर से खेल के आते हो ना बाहर से, तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाथ पैर धो के अंदर आना, ठीक वैसे ही जितना भी फूड आपने बोलस बना के भेजा है स्टोमक में, उन सब को अब नहलाया जाएगा। आपने सेलाइवा से तो नहला दिया था चबाते समय, लेकिन अब फूड जो जाएगा वो स्टोमक में जाके नहलाया जाएगा। समझिए सावन का महीना चल रहा है, एकदम उसका जो है वो ढेर सारा जल, ढेर सारे एसिड में उसको नहलाया जाएगा ताकि वो सड़े नहीं, फ्रेशनेस मेंटेन रखे। क्या फूड? नहीं, बोलस। फूड तो तब था जब वो थाली में था, पर फिर वो बोलस बन गया और स्टोमक में जैसे गया तो स्टोमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा है, एकदम बड़े वाइड बॉल की तरह, बहुत चौड़ा है, मतलब इतना चौड़ा नहीं है, चौड़ा है। अब ये जो स्टोमक है, कहते हैं कि इंग्लिश का थोड़ा जे शेप टाइप का दिखता है और पूरे के पूरे फूड जो जाएंगे उनको स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज करता है, नहलाया जाता है एसिड में। कहते हैं कि ये जो स्टोमक है, अगर ये आहार नाल की लाइनिंग है तो स्टोमक जो है ना, ये कुछ इस तरीके का होता है कि इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग को कार्डियक कहते हैं। अब सर कार्डियक तो पेट का नहीं है, ये तो हार्ट का लग रहा है। क्योंकि ये हार्ट के पास वाला इलाका है ना, तो नाम कार्डियक पड़ गया, पर ये हार्ट नहीं है। कार्डियक पार्ट अपर मोस्ट पार्ट हो गया, कार्डियक का पार्ट। ये बीच वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट होता है गैस वैसे भरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस पार्ट। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं पाइलोरिक का पार्ट। मतलब हमारा स्टोमक 3 भाग में बटा हुआ है, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। अब ये बात क्यों बताया जा रहा है भाई? इसलिए बताया जा रहा है कि खाना तो जब आपने फेरिंग्स से छोड़ा था तो उस समय पेरिस्टालसिस की वजह से एक वेव लाइक मोशन डेवलप हुआ, फूड आपके सीधा स्टोमक में चला गया। अब बच्चा शरारती है, अब वो बोल रहा है कि हम हाथ अपना नीचे करेंगे, अब पैर ऊपर करेंगे। मतलब जो फूड खाया था वो हमको नहीं चाहिए, वापस करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा भाई? ऐसा करेंगे ना तो ये जो कार्डियक दिख रहा है ना, ये ऐसा करने नहीं देगा, कार्डियक नहीं करने देगा। तो कार्डियक के साथ एक मसल्स है, अब वो कहलाएगा कार्डियक एस्फिंक्टर मसल्स। एग्जाम में पूछे कार्डियक एस्फिंक्टर मसल्स क्या है भाई, तो हमारे ऑसोफेगस और इस स्टोमक के जंक्शन पे है। और ये क्या करेगा ना,
पीछे खाना आपका नहीं आए, इसका ध्यान रखेगा। धीरे से खाना भेज के बंद कर देगा, एकदम बंद कर देगा। अब अगर आप कूदिएगा भी ना तो फूड जो स्टोमक में है वो ऊपर की ओर नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा होता कि अगर खाना खा के दौड़ जाते तो पूरा फूड जो है वापस आ जाता। तो इस मसल से बैकवर्ड एंट्री रुक गई फूड की। कौन सा मसल्स है? कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स। क्लियर? अब आता है कि ये जो पाइलोरिक वाला हिस्सा है, अब ये देखिए क्या है, फूड को स्टोमक में रखना है, ऊपर तो भेजना ही नहीं है, और नीचे भी तब तक नहीं भेजना है जब तक ये पार्शियली इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट होना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे एक और मसल्स लगा दिया गया, इसका नाम हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। ये भाई साहब बिना प्रॉपर डाइजेशन के स्टोमक में से फूड को आगे नहीं भेजेंगे। फिर कहेंगे सर आपने फिर फूड कहा, तो आइए थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं। थाली में था तो फूड था, प्लेट में था तो फूड था, मैस्टिकेट करके चबा लिए, मैस्टिकेट करके चबा लिए तो ये बन गया बोलस। कब बोलस बन गया भाई? जब आपने इसको चबा लिया, मैस्टिकेशन कर लिया और इसको सलाइवा से मिक्स कर लिया, तो ये बन गया बोलस। अब ये जब स्टोमक में जाके नहा लेगा तो अब ये बन जाएगा काइम। नहा लेगा तो बन जाएगा काइम। कहाँ पे भाई? तो स्टोमक में। और स्टोमक से फिर जब आगे निकलेगा, स्टोमक से जब फिर आगे निकलेगा और जब इंटेस्टाइन में जाएगा, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये बच्चा अब कहलाएगा काइल। भोजन तेरे कितने हैं रूप, थाली में थे तो फूड थे, चबा लिए तो बोलस हुआ, स्टोमक में गए तो काइम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए तो काइल हो गया। तो ये रूप बदलते बदलते फूड यहाँ तक पहुँचा। एनीवे, हम लोग तो अभी बैक में अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं गए थे, अभी स्टोमक तक थे। तो स्टोमक के बारे में पॉइंट यही हुआ कि स्टोमक जो है एक वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जे शेप का होता है, फूड का स्टोरेज करता है, और इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो कार्डियक पार्ट अपर है, पाइलोरिक नीचे है, फंडस समझिए इन दोनों के बिटवीन है, थोड़ा गैस वैसे भरा हुआ रहता है। क्लियर है? अब आते हैं स्टोमक के बाद अपने नए सेक्शन में जहां फूड जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि वाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं कि 6-7 मीटर का होता है ये, और इतना लंबा आदमी को कोई छोटा बोल दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भाई याद रखिएगा, लंबाई के आधार पे हम इसको छोटा नहीं बोल रहे हैं, इसको हम छोटा बोल रहे हैं विड्थ के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में, चौड़ाई की तुलना में बहुत छोटा होता है। कहाँ ये 1.5-3 सेंटीमीटर का होता है, कहाँ वो 7 सेंटीमीटर का होता है। मतलब कहाँ ये 1 इंच का होता है, कहाँ वो 3 इंच का होता है। इतना डिफरेंसेस है, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ नॉट लेंथ। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का। क्वेश्चन पूछता है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट रूप से डाइजेशन होगा, क्योंकि भैया ये अंतिम मौका है जब फूड को पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होना है। क्योंकि अगर यहाँ बात नहीं बनी तो फूड तो आपका अनडाइजेस्टेड रहेगा, और फिर तो आपको बहुत तरीके के एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से जूझना होगा। खाते समय इतना नहीं सोचे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा है, फिर भी स्मॉल बोलते हैं क्योंकि विड्थ में ये छोटा है। क्लियर? और स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। बजा के डीजे बजा देना है। पहला डी से ड्यूडेनम, दूसरे जे से हो जाएगा जेजेनम, और जो डीजे होगा वो हो जाएगा इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, these are the 3 important component small intestine। डीजे बजा के ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम।
बात करेंगे कि इलियम जो होता है वहाँ पे एक बेहद इम्पॉर्टेंट एक स्पेशल टाइप का लिम्फॉइड ऑर्गन पाया जाता है बच्चे, जिसका नाम है पेयर्स पैचेस। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कीटाणुओं से लड़ते हैं, लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं, और जब फूड एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो ये खतरा बना रहता है कि कहीं ब्लड स्ट्रीम में कुछ इन्फेक्शन ना चला जाए। तो एक ये चेक करने के लिए पेयर्स पैचेस इलियम में बैठा हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वैसे आपके लेवल पे 2 ही क्वेश्चन पूछता है, कंप्लीट फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसीडर्ड एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिकॉज इट हैज़ अ लेस विड्थ एज कंपेरिजन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गया हमारा भैया स्मॉल इंटेस्टाइन का प्लेस। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, लास्ट स्टेशन जहां पे फूड को जाना था, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन नाम लार्ज इसलिए पड़ा क्योंकि विड्थ इसकी ज़्यादा है, लेंथ इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में कम है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आखिर छोर है, और ये भी छोर है जो 3 भाग में बटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसके जो 3 भाग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो होता है पहला सीकम, दूसरा कोलोन, और तीसरा रेक्टम। तो ये 3 भाग में लार्ज इंटेस्टाइन बटा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वाटर का, मिनरल्स का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस लार्ज इंटेस्टाइन। ये सबसे लास्ट भाग जरूर है, लेकिन सारा रफेज वेस्ट मटेरियल जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड रह गया उसको वेस्ट के तौर पे स्टोर करने का काम भी रेक्टम में यही करता है। इतना काम आहार नाल के माध्यम से खाली चले जाने से नहीं हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना काम करते हैं, अपना सेक्रेशन करते हैं, एंजाइम्स एंजाइम्स छोड़ते हैं, और जब ये सब आपस में मिलते हैं तब फूड की सही मायने में ब्रेकडाउन होनी शुरू होती है, और तब जाके भोजन डाइजेस्ट होता है। तो अगली बार खाने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आप अपने डाइट में क्या ले रहे हैं, क्योंकि आपका डाइट बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फूड में, डाइट में गलत चीज़ों का समावेश किया तो ये पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड लेके आएगा। एनीवे, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के बारे में जब बात करेंगे तो आप शेयर करेंगे। फिलहाल लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा ये रहा। अगले क्लासेस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ, उनके एंजाइम्स के साथ कैसे ये फूड पे अटैक करके उसके तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी बात होगी। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एज यूजुअल करते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।